तैयारी कर चुका है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ अभी तक कुछ बोल नहीं रहा, तो कह रहा तारीख करना कितना है 20 को पता नहीं लगा सर। 30 तारीख को दूसरा एग्जाम कैंसिल किया, लेकिन इसके बारे में कोई कैंसिल करना तो कुछ नहीं सकता। 15,000 है ना, पटना में दे देना एग्जाम, 2 सेंटर बाकी तो 2 बापू सेंटर को हल करेंगे यहाँ और ठीक बात है। बता तो हम लोग को एक बार भी ऐसा होना। इस 15 में जब जो है जुडिशरी का जो करेंगे ना, वो मेनली फोकस है इसके लिए समय बहुत कम दिया है। ईपीओ का एग्जाम तो इस बार बंगाल का चुनाव हो जाएगा। बहुत कम होता है, 15,000 15,000 एप्लीकेंट है। इसमें एपीओ में 53,000 ईपीओ में सबसे ज्यादा है इस बार। इसके बाद 35,000 तो सर तो बोल देगी इसके लिए कुछ किया और आने वाला है। हाँ सौ इन लोगों को तो आपको कुछ पता होगा। आप लोग दिल्ली में एफपीओ पर टाइम पूछ रहे हो, आप तक दोनों 7 साल वाला भी है, 3 साल वाला भी है। मेरा चिंता चिंता आपको इतने निकल रही है, डायरेक्ट रहिएगा वो पर विदेश बोलेंगे लेडी और चाहते आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। पता है एडिट जो निकाल लेगा ना, उसके लिए हाजिर निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक में ज्यादा काम नहीं होता। हम जहाँ तक सीखते हैं निकाल के भी लोग पढ़ सकता है। नहीं पढ़ता है सर, सर तो 2-3 सर के स्टूडेंट पढ़। अच्छा एफपीओ को तो फुर्सत ही नहीं है पैसा छापने। नहीं वो तो आपने छापोगे, तो पैसा नहीं छापना है ना, मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है सर, चलिए क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भरा है, इसलिए चांसेस ज्यादा है, हमें चांसेस ज्यादा है। और ये 3 साल वाला तो कितना होगा सर, पिछले साल में था क्या सर? ना पिछले साल नहीं था। हाँ सर, नहीं था, इसी साल तो 3 साल कितना हंगामा हुआ। 3 साल में कभी हाथ था, एक जवानी में था, बहुत पहले पापा जब दिए तो 3 इयर्स वाला है। इसी को आप जब मेरे था उस समय क्या था सर? उस समय नहीं था, सबके टाइम में नहीं था। आपको लगता है उस टाइम का बात है? हम तो 26वीं में जो अप्लाई किए थे ना, 26वीं से नहीं 26वीं थोड़ी दी। हाँ
पहले सर लोगों को एक ही वैकेंसी पकड़ाते थे, हाँ सबको देख रहे हैं कि तो पढ़े लिखे हम 25 दिसंबर को लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, 24 को रिजल्ट दिया था मेरा LLB का। दौड़े दौड़े गए फॉर्म भरने, तो पहले तो ये होता था, एनरोलमेंट भी जरूरी नहीं था ना, नहीं हो सकता नहीं तब हम कैसे भरते? गवर्नमेंट जरूरी वो भी जरूरी नहीं था, हाँ, बाद में किया था। जैसे कि अभी ये क्या है चलिए आप लोग तो पढ़ लिए हैं, किडनैपिंग और एब्डक्शन में अंतर बताइए। चलिए दो सबसे बड़ा अंतर बता दीजिए, ये तो हो जाएगा। चाइल्ड है या फिर पर्सन है, लेकिन दक्षिण में जो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। अच्छा, इसमें लॉफुल गार्जियनशिप से निकलना होता है सर, इसमें लॉफुल गार्जियनशिप से तो ठीक है। और किसका किडनैपिंग? लॉफुल गार्जियनशिप मेरी कंसेंट बच्चा दे भी कोई ठीक है। एक सोसाइटी में और कंटिन्यूअस प्रोसेस हाँ एक कंटिन्यू ऑफेंस एब्डक्शन कंटिन्यूइंग है, किडनैपिंग कंटिन्यूइंग नहीं है। ठीक है, किडनैपिंग प्योर एंड सिंपल सर पनिशेबल होता है, और प्योर एंड सिंपल पनिशेबल नहीं। हाँ आज क्या करना है? छोड़ी पहले IPC में ये था 378 में, नहीं अब आ गया है 303। पनिशमेंट भी इसी में लिख दिया है। 3031 में डेफिनेशन है, 3032 में पनिशमेंट 303(2) में पनिशमेंट है। चलिए चोरी करते हैं। Whoever intending to, इसका जो डेफिनेशन है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। बेयर डेफिनेशन, whoever intending to take any movable property out of the possession of any person without that person's consent in order to such taking moves that property is said to commit। बहुत साधारण सा डेफिनेशन है। पाँच बजे द्वारा ले लेना तो हेलो, क्लास में है अभी, 6 बजे के बाद बात करेंगे। हाँ 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 ठीक है, 6 बजे के बाद बात करेंगे। ठीक है, रखो अभी। क्या कहता है डेफिनेशन? whoever intending to take any movable
dishonestly any movable property out of the possession of a person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. यही है ना, जो कोई भी अचल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाने के आशय से उस प्रॉपर्टी को मूव करवाता है, हटाता है, तो कहते हैं कि वह चोरी करता है ना। अब इसमें देखिए इसी डेफिनेशन से इसका एसेंशियल्स निकल जाएगा, नहीं? इंटेंशन ऑफ द ऑफेंडर मस्ट बी डिसऑनेस्ट, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ That person without consent. अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के कब्जे से, एंड सच रिमूवल मस्ट बी विदाउट कंसेंट ऑफ सच पर्सन, जिसके कब्जे से हटाया। कितना हो गया? 5 एसेंशियल हो गया। तो यही 5 एसेंशियल इसमें है चोरी के अपराध में। तो जब भी कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम पूछा जाए इसके ऊपर, तो यही 5 बात चेक करेंगे। इंटेंशन डिसऑनेस्ट है या नहीं, प्रॉपर्टी मूवेबल है या नहीं है, दूसरे के कब्जे से हटाया गया या नहीं हटाया गया है, उसका कंसेंट लिया गया नहीं, उसके कंसेंट के बिना लिया जाना चाहिए, है ना। चारे ना हुआ सा। हाँ कंसेंट से लिया संपत्ति को हटाना, संपत्ति को हटाने के लिए कोई ना कोई और इस तरह से, हाँ, और इस तरह से वो उस प्रॉपर्टी को मूव करवाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो डेफिनेशन है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without such person's consent, जो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय के साथ हटाने के लिए उस संपत्ति को मूव करवाता है, हटाता है, वो चोरी का अपराध करता है। इस सेक्शन में ये जो 303 जो डिफाइन करता है चोरी का, चोरी छोटा सा अपराध है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रॉब्लम वगैरह भी पूछ लिया जाता है ना, कई तरह का सवाल इस पे आ जाता है ना। तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो चोरी पर ही पूछा जाता है ना, जबकि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये छोटा ऑफेंस है। ये इससे बड़ा ऑफेंसेस दिखेगा आगे, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, सब है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है, 5 स्पष्टीकरण और 16 इलस्ट्रेशंस भी है ना। तो चलिए ये तो डेफिनेशन था इसका। डेफिनेशन 303 क्लाउज 1 में बताता है। पंखा चला दें। अब पनिशमेंट देख लेते हैं 303(2) में। 3032 provides punishment for theft and says that whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. किसी भी भांति के कारावास से सिंपल या रिगरस 3 साल अप टू 3 इयर्स के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगा, और विथ फाइन या कारावास के बदले केवल जुर्माना भी हो सकता है, और विथ बोथ। ठीक है, 3 वर्ष तक का कारावास है, या फिर केवल जुर्माना है, या फिर दोनों भी हो सकता है चोरी के अपराध में। एक और जोड़ दिया है अब इसमें, ये पहली बार लगता है जोड़ा है इसमें। और
and in case of second and subsequent conviction of any person under 303, वो पहले वाला जो पनिशमेंट था वो फर्स्ट कन्विक्शन के लिए, चोरी के लिए अगर किसी ऑफेंडर को सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम अगर उसको कन्विक्ट करा जाता है तो पनिशमेंट बढ़ जाता है, और ये हो जाता है मिनिमम नॉट लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल का सजा है, और which may extend to 5 years, 5 साल तक का कारावास हो सकता है। एंड विथ फाइन, इसमें केवल फाइन का जो पनिशमेंट था पहले वाले में फर्स्ट कन्विक्शन में, वो यहाँ केवल फाइन नहीं है, विथ फाइन है ना। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा ये नया जोड़ा हुआ है बीएनएस में, ये आईपीसी में नहीं होता था पहले, एक ही पनिशमेंट था अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट, और विथ फाइन और विथ बोथ, है ना। सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केस में ये पनिशमेंट बढ़ जाएगा, नॉट लेस देन 1 year, which may extend to 5 years and shall also be liable to fine, provided that, एक और बात जोड़ा है इसमें, चोरी में बहुत सारा चेंजेज हुआ है, तो पहले तो इम्पोर्टेंट ये था ही, चेंजेज होने के चलते इस बार और भी ज्यादा ये इम्पोर्टेंट हो गया, हर बात सवाल में आ सकता है। provided that in cases of theft where the value of the stolen property is less than 5,000 rupees, कहता है चोरी के वैसे अपराध में जिसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू 5,000 रुपये से कम है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कन्विक्शन हो रहा है अक्यूज्ड का, shall upon return of the value of the property or restoration of the stolen property, या तो चोरी की संपत्ति को वापस कर देता है या उसके बराबर का वैल्यू वो रिस्टोर कर देता है, shall be punished with community service, तब ऊपर वाला जो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का एक नया जो पनिशमेंट जोड़ा गया है, ये पनिशमेंट उस चोर को मिल सकता है। ठीक है, कब मिलेगा? जब स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू 5,000 से कम है, या तो प्रॉपर्टी को वापस कर देता है, रिस्टोर कर देता है, या उसके बराबर का वैल्यू वो वापस कर देता है, तो तब उसको कोई भी सजा ऊपर वाला नहीं मिलेगा, उसको कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा का सजा उसको मिलेगा। ठीक है, अब देखना है कि क्या क्या चेंजेज इसमें करा गया है। Major changes in 303 BNS. Definition of theft has been expanded under 303 since the term movable property has been expanded under section 221 BNS. ये मत समझना है कि 303 में इस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को चेंज किया है, प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन 221 में है वहीं पर इसको चेंज कर दिया है ना। By omitting the word corporeal property, पहले वहां क्या था, corporeal property, tangible property को ही रखा गया था, tangible movable property को। Thus movable property now includes property of every description other than immovable property, whether it is corporeal or incorporeal। मूर्त संपत्ति है या अमूर्त है, अब दोनों शामिल हो गया है। पहले कौन होता था? पहले केवल मूर्त संपत्ति ही, कार्पोरियल ही शामिल होता था, है ना। कार्पोरियल वर्ड को हटा दिया, इसका मतलब है कि अब इसमें दोनों तरह का प्रॉपर्टी, लेकिन मूवेबल ही रहेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी नहीं होता है, यह हमेशा याद रखना। पनिशमेंट हैज बीन एनहांस्ड फॉर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ थेफ्ट, ये भी पहले नहीं था, एक ही पनिशमेंट था, फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर, जो भी हो। A rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine has been provided for second or subsequent conviction। अच्छा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले वाले में जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसके लिए पनिशमेंट जो है वो दोनों तरह का है, सिंपल भी और रिगरस भी, लेकिन सेकेंड टाइम जो पनिशमेंट है वो केवल रिगरस है, और not less than 1 year which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। ठीक है, under proviso
303 clause 2 punishment of community service shall be awarded in case of petty theft where value of ये जो तीसरा जो पनिशमेंट रखा है जब स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू 5,000 से कम होता है और वो प्रॉपर्टी को वापस कर देता है या उसका वैल्यू वापस करता है, वो रखा है 302 जो 303 का जो क्लाउज 2 जो पनिशमेंट का प्रोविजन करता है उसी के प्रोवाइजो में डाल दिया है। तो अब इसका एसेंशियल्स हम लोग निकालते हैं इस डेफिनेशन का, चोरी के परिभाषा का। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, चल संपत्ति का ही चोरी हो सकता है, चल संपत्ति का हो नहीं सकता। द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, संपत्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाना चाहिए। ध्यान रखना है, दूसरे व्यक्ति के कब्जे से, दूसरे व्यक्ति के ओनरशिप से नहीं, है ना। क्रिमिनल लॉ में ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये होता है प्रॉपर्टी लॉ में। यहाँ पर कब्जा किसका है ये बात मटेरियल है, इसलिए कहता है कि प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति को हटाया जाना चाहिए, केवल कब्जा उसका होना जरूरी है। तीसरी बात, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ दैट पर्सन, जिसके कब्जे से हटाया गया है उसके सम्मति के बिना हटाना चाहिए। Such taking must be done with dishonest intention, इस तरह संपत्ति का लिया जाना बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। और लास्ट है, देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस संपत्ति की चोरी की जा रही है उसको थोड़ा ना थोड़ा उसको मूव करना जरूरी है, हटाया जाना जरूरी है। चोर अपने साथ लेकर के जाए प्रॉपर्टी, ये होना जरूरी नहीं है ना। नॉर्मली तो हम लोग यही समझते हैं कि चोरी तो तभी होगा जब चोर अपने साथ प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा, नहीं, लेकिन डेफिनेशन ये नहीं कहता है, कहता है कि चोरी के अपराध के लिए थोड़ा ना थोड़ा भी उस प्रॉपर्टी को मूव कराना जरूरी है। उस जहां पर वो प्रॉपर्टी है सिचुएटेड, जहां पर भी, वहां से उसको हटाया जाना जरूरी है, बस इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, अभी देखिए ना इलस्ट्रेशन तरह तरह का देखिएगा आपको, तो बहुत सारे चीजों को ये कवर करता है। फिलहाल तो ये समझ लेना है, ये 5 एसेंशियल। सबसे पहला क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ सच प्रॉपर्टी फ्रॉम पोजीशन ऑफ अदर पर्सन। तीसरा क्या है, तीसरा है विदाउट कॉन्सेंट, नहीं। चौथा है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और पांचवा है मूविंग ऑफ सच प्रॉपर्टी। यही वन वर्ड अगर एसेंशियल अगर हम लोग देखें तो यही कह सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ पोजीशन फ्रॉम अदर पर्सन। तीसरा क्या है, विदाउट कॉन्सेंट ऑफ सच पर्सन, या विदाउट कॉन्सेंट भी कह सकते हैं। चौथा क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानी पूर्वक आशय के साथ। और पांचवा पॉइंट है मूविंग ऑफ सच प्रॉपर्टी, है ना। ये 5 इसका एसेंशियल है, याद रखना है। ये इतना पॉपुलर है कि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, प्री मेंस में तो पूछा जाता ही है, हर तरह से इसको पूछा जाता है ना। प्रॉब्लम बना के नहीं पूछा जाएगा आपको, तो कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, कभी इसका एसेंशियल पूछ लेता है, नहीं। डेफिनेशन पूछता है तो आदमी एसेंशियल बताने लगता है, क्योंकि डेफिनेशन याद करने का मेहनत कोई उठाना नहीं चाहता। 4 बार लिखिए, देखिए आप ही को याद हो जाएगा। लिखना जरूरी है, खास करके रिटन एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली लिखना बहुत जरूरी। 2 बार 4 बार 5 बार लिखिएगा ना, याद हो जाएगा। फिर इस एक बार हम डेफिनेशन दोहराते हैं, अभी कितना बार बोलेंगे हम, है ना। Whoever intending to take dishonestly any movable property from the possession of other person without consent of that person moves that property in order to such taking is said to commit theft. देखिए डेफिनेशन याद हो गया ना। अब अभी हम 2 बार देखें,
तो 2 बार 4 बार देखिए और 2 बार 4 बार लिखिए, देखिए आपको तैयार हो जाएगा। अगला दिन जो पूछते हैं वो इसी पर्पज से ना कि आप इतना काम कर लीजिए उसी दिन, तो की पॉइंट तो 2-4 लाइन तो याद करना ही ना चाहिए। अच्छा, उससे होता क्या है ना कि अगर आपको डेफिनेशन याद है तो एसेंशियल तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा। और डेफिनेशन एसेंशियल याद हो गया फिर तो उस पर कुछ भी पूछे क्या फर्क पड़ता है, सबका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 एसेंशियल भी है, क्या क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी, रिमूवल फ्रॉम पोजेशन ऑफ अदर पर्सन, तीसरा विदाउट कॉन्सेंट, चौथा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और पांचवा है मूविंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ उसको मूव कराया जाना जरूरी है। ये 5 एसेंशियल है। थोड़ा थोड़ा इसको समझना इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत तरह का सवाल प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, तो इसके सारे एंगल को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला है इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, है ना, बेईमानी पूर्वक आशय के साथ लेना। Intention is the essence or most important element of offense of theft। वैसे तो सारा important ही है, पांचों का पांचों एसेंशियल होना चाहिए, एक भी नहीं होगा तो ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा। फिर भी अगर देखें इसमें से अगर पूछा जाए भी आपको सवाल कि इसमें चोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या है इसका, तो वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, है ना। वैसे पांचों जरूरी है लेकिन अगर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको पूछा जाता है तो ये है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड मस्ट बी डिसऑनेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी। चोरी में ये भी जरूरी है, जिस समय प्रॉपर्टी लिया जाता है उसी समय ऑफेंडर का इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना जरूरी है ना। ये इसलिए कह रहे हैं कि उसी समय जरूरी है। आगे चल के जब हम लोग क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर जिस समय प्रॉपर्टी लेता है ऑफेंडर, ऑब्टेन करता है, उस समय उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना जरूरी नहीं होता है। तो कई ऐसा भी ऑफेंस है जिसमें शुरू में इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन चोरी के अपराध में शुरू से इंटेंशन उसका डिसऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है और प्रॉपर्टी ले भी लिया अगर किसी का, तो वो थेफ्ट के ऑफेंस के लिए वो लायबल नहीं होगा। ऐसा भी कई बार होता है ना, कई बार क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे का प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही यही है कि जब ये बिलीव करके हम दूसरे का प्रॉपर्टी लेते हैं कि ये मेरा है, तो इसका मतलब इंटेंशन डिसऑनेस्ट तो एटलीस्ट था ही नहीं। और जब इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है तो ले भी लिया प्रॉपर्टी, रिमूव भी कर दिया दूसरे के पोजीशन से, तो भी थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होता। सटन दीजिए। ठीक है, दिस इंटेंशन इज नोन एज एनिमस फुरंडी इंटेंशन टू टेक, इंटेंशन टू स्टिल, चोरी करने का आशय, एंड विदाउट डिसऑनेस्ट इंटेंशन द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज नॉट कंप्लीट। लैटिन में इसको कहते हैं, चोरी करने के आशय को कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू स्टिल को कहते हैं एनिमस फुरंडी। तो चलिए ये पहला पॉइंट हो गया, इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक आशय होना जरूरी है। दूसरा है मिस्टेक एज गुड फेथ और बोनाफाइड, मिस्टेक और गुड फेथ और बोनाफाइड बिलीफ, भूलवश किसी दूसरे का प्रॉपर्टी ले लिया, सद्भावना पूर्वक देखने समझने के बाद भी उसको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरा ही है, वो समझ करके ले लिया, या किसी जेन्युइन बिलीफ में, बोनाफाइड बिलीफ के चलते अगर दूसरे का प्रॉपर्टी ले लेता है। इस तीनों में से किसी भी केस में चोरी का अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि इंटेंशन वहां डिसऑनेस्ट नहीं रहता है। टेकिंग इन गुड फेथ अंडर अ मिस्टेक डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, इलस्ट्रेशन पी, है ना, देख ही लीजिए इलस्ट्रेशन पी, देखते जाएंगे हम लोग। सारा इलस्ट्रेशन अगर आप देख लेते हैं
तो फिर चोरी का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन पी क्या कहता है, मिला? पी कहता है A in good faith believing property belonging to Z to be A's own property, है ना? सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है, प्रॉपर्टी तो है B का, लेकिन उसको लग रहा है कि ये उसी का प्रॉपर्टी है। टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ Z's पोजीशन, और खुद का संपत्ति समझ करके वो Z के पोजीशन से उसको रिमूव कर देता है, ले लेता है। हियर as A does not take dishonestly, he does not commit theft. नहीं, जब अपना ही समझ के ले रहे हैं, इसका मतलब है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो चोरी का अपराध भी नहीं बनेगा। In a case, A had stolen B's umbrella. A पर एलिगेशन है कि B का छाता चोरी किया। A pleaded that at the time of taking the umbrella, he was intoxicated or erroneously believed that the umbrella was his own. A ने क्या आर्ग्यूमेंट किया? A ने प्लीड किया कि जब वो छाता ले रहा था वो इंटॉक्सिकेटेड था। तो एक तो इसका वो एक्सक्यूज लिया, वो डिफेंस लिया, या फिर वो भूलवश ये विश्वास कर रहा था कि वो छाता उसी का है। A was held not liable for theft, है ना? यहाँ भी अगर ऐसा समझ करके वो ले रहा है, या इंटॉक्सिकेशन का ही अगर केस है, तो फिर वो चोरी का अपराध नहीं करता। When the property is removed in the assertion of a bona fide claim or right, it is not theft. बोनाफाइड बिलीफ में प्रॉपर्टी लिया जाता है, अपना समझ करके ले लेता है, थेफ्ट नहीं होता। अब बोनाफाइड क्लेम ऑफ राइट रिवर्ट्स द प्रिजम्पशन ऑफ डिसऑनेस्टी। राइट का, किसी भी अधिकार का जो जेन्युइन क्लेम होता है, वो क्या करता है? वो डिसऑनेस्टी के प्रिजम्पशन को रिबट कर देता है। राम रतन वर्सेस स्टेट 1965, the Supreme Court held that when a person seizes cattle on the ground that they were trespassing on his land, and he says that he is taking them to the cattle pound. गांवों में ये सब दिखता है, हम लोग भी बचपन में किए हुए हैं। खेत चरा क्या होता है ना कि खेत में फसल लगा हुआ है और उसमें जानवरों को छोड़ दिया तो फसल का नुकसान हो जाता है, तो जो जानवर उसमें है उसको पकड़ करके कैटल पाउंड में दे आए। ढट्ठा बोलते थे हम लोग उसको, हम लोग ढट्ठा बोलते थे, है ना? हर जगह होता था वो पहले, अब नहीं रहता है। तो उसने क्या किया? यही बात रहा होगा, उसके खेत में किसी का जानवर आ गया, उसको पकड़ करके वो ले जाने लगा कैटल पाउंड में। अब सवाल था यहाँ पर कि उसने चोरी किया या नहीं। बाकी सब एलिमेंट तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या मिसिंग है? डिसऑनेस्टी। क्योंकि उसका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो है कैटल पाउंड में जाकर के दे देना और उसको सबक सिखाना, जो उसके फसल का नुकसान बार बार करता है। He commits no offense of theft, however mistaken he may be about his right to that land, he has no dishonest intention. उस भूमि के बारे में उसका जो क्लेम है वो एरोनियस हो सकता है, लेकिन जहां तक वो जानवर को ले जा रहा है कैटल पाउंड, वो तो कम से कम चोरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इंटेंशन डिसऑनेस्ट उसका नहीं। तो पकड़ना है की पॉइंट, है ना? यही जो 5 एसेंशियल देखे ना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें यही 5 एसेंशियल पकड़ना है। गुड फेथ में बिलीव करता है कि अपना प्रॉपर्टी है, मेरा ही है, और ले लेता है, तो इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं। मिस्टेकनली ले लेता है, गलती से भूलवश किसी दूसरे का, कभी कभी तो कुछ प्रॉपर्टी एक ही जैसा होता है, मेरा भी तुम्हारा भी, तो कभी कभी मिस्टेकनली लोग ले लेता है दूसरे का प्रॉपर्टी। जब गलती से ही ले लिया, इसका मतलब इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, तो पकड़ना पॉइंट है ना? उसके अलावा और किसी कंसिडरेशन पे उसका आंसर नहीं करना है, तब तो गलती करेंगे, है ना?
यही चीज पकड़ना पड़ेगा कि ये पांचों एलिमेंट उसमें है या नहीं। थेफ्ट बाय ऑनर। अब चोरी के केस में एक बड़ा अद्भुत सा बात है कि जो संपत्ति का स्वामी है वो भी अपने ही संपत्ति का चोरी कर सकता है, नहीं? और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है कि क्रिमिनल लॉ में ऑनरशिप मटेरियल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन, कि पोजीशन किसका है। तो मेरा ही प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरे के पोजीशन में है और उसके पोजीशन से प्रॉपर्टी को रिमूव कर लेते हैं और सेक्शन 303 का सारा एसेंशियल उसमें पूरा हो जाता है, तो अपने ही संपत्ति का हम चोरी कर लेते हैं। अब जैसे सूट सिलाने के लिए दिया टेलर को, टेलर सूट सी के रख दिया है, आप जाते हैं लेने के लिए, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि जब वो स्टिचिंग कर रहा है तो फिर उसको पे भी करेंगे। इसमें तो आप बोले चाहे मत बोलिए तो एक्सप्रेस प्रॉमिस हो जाएगा, नहीं बोलिएगा तो भी इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि पे करेंगे। और आप क्या करते हैं? पैसा मांगता है, आप उसको डांट फटकार देते हैं और अपना सूट लेकर के चल देते हैं, नहीं? वो हल्ला कर ही रहा है, अरे पैसा दीजिए, आप लेके चल दिया। बोर्डिंग रोड में पहले बहुत होता था ये सब। एन कॉलेज का स्टूडेंट सब लॉन्ड्री वाले को, टेलर वाले को चिल्ला लेता था, लेके चल दिया। हाँ, मेरे से थोड़ा पहले होता था ये बात। लॉन्ड्री में 10-10 हजार का बिल होता था लॉन्ड्री वाले का, बेचारा रो देता था वो, और लिया और चल दिया, डर के मारे कुछ बोलता नहीं था। खैर, तो ऐसा अगर कोई करता है अपने ही कपड़ा का, नहीं अपना ही सामान है ना, उसका स्टिच करने दिया उसको, और वो अगर लेके चल दिए, है तो आप ही का प्रॉपर्टी, ऑनर आप ही है, लेकिन पोजीशन किसका है? टेलर का। इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्ट, नॉट टू पे द चार्जेज ऑफ स्टिचिंग। तो जब पे करने का इरादा नहीं है तो इसका मतलब क्या है? बेईमानी है मन में, नहीं? मूवेबल प्रॉपर्टी है, दूसरे के पोजीशन से हटाया, बिना कॉन्सेंट के हटाया, मूव तो किया ही, घरे लेके चले गए तो मूव किया, है ना? तो अपने ही प्रॉपर्टी का चोरी हो गया ना। तो अपने भी प्रॉपर्टी का चोरी स्वामी कर सकता है, थेफ्ट बाय ओनर। बहुत पूछा जाता है, अ पर्सन कैन आल्सो कमिट द थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। अपने ही संपत्ति का कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है if the property is in possession of other person and all the elements of theft are satisfied। बाकी सारा एसेंशियल अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, दूसरे के कब्जे में है वो संपत्ति, क्योंकि कब्जा से हटाया जाना ही इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप का यहाँ क्वेश्चन नहीं आता, नहीं? ओनरशिप का क्वेश्चन अराइज नहीं करता। When A takes away his estate insured, ये तो बता ही चुके हैं। Similarly, removal of crops standing on land attached and taken possession of by the court will also amount to theft। आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया कोर्ट ने, अपने पोजीशन में भी ले लिया, और आप गए, कोर्ट तो हमेशा खड़ा नहीं रहेगा लाठी लेके वहां, नहीं? कोर्ट ने कुर्की कर लिया आपके प्रॉपर्टी का, पोजीशन भी ले लिया, उसमें फसल लगा है, और आप जाते हैं और फसल काट लेते हैं। खेत तो आप ही का, लेकिन अभी किसके पोजीशन में? अभी कोर्ट के पोजीशन में, है ना? आपने फसल काट लिया, बिना पूछे काटा है, तो सारा एलिमेंट है कि नहीं उसमें? चोरी का सारा एलिमेंट है, मूवेबल भी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है, रिमूवल ऑफ पोजीशन फ्रॉम अदर पर्सन भी है, विदाउट कॉन्सेंट भी है ना? मूविंग तो है, काट के लेके चले गए। एक और देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, सिक्का संग्राहक होता है, dishonestly took a fistful of coins from the pocket of a fellow coin collector। उसका एक दूसरा साथी था जो सिक्का संग्राहक ही था, उसके जेब से क्या करता है वो? बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्टली एक मुट्ठी सिक्का उसके जेब से निकाल लेता है। But when he examined them, he found that they were his own coins previously stolen from him। लेकिन जब देखा तो उसको पता चला कि अरे ये तो वही सिक्का है
जो उससे किसी ने चोरी कर लिया था पहले, है ना। चोरी का अपराध होगा कि नहीं? चोरी का अपराध हो जाएगा ना। यस सर। यहाँ मतलब कहाँ है कि प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, मतलब किस बात से है, भावना पे नहीं जाना है लॉ में, सिर्फ फीलिंग से नहीं जाना होता है। हाँ, उसका तो अपना ही प्रॉपर्टी था, तो इसमें क्या, कहाँ चोरी किया, नहीं ऐसा मत कर। ऑनरशिप यहाँ मटेरियल है ही नहीं, पहली बात। उसी का भले ही सिक्का हो, है किसके कब्जे में, दूसरे के कब्जे में, दूसरे के कब्जे से हटाया, डिसऑनेस्टली हटाया, मूवेबल प्रॉपर्टी हटाया, विदाउट कंसेंट हटाया, नहीं सब कुछ तो है ही। तो चोरी का हो जाएगा ना अपराध के लिए। he is liable for committing theft because he has taken those coins from the possession of other person dishonestly. The fact that coins were actually his own was not in his knowledge when he took a fist of coins from others pocket. जब वो निकाल रहा था तो ही ना पता था उसको कि इसके जेब में जो सिक्का है वो मेरा ही सिक्का है। उस समय अगर ये पता रहता तब हो भी सकता था कि उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट ना हो, अपना सिक्का ही लेने का उसका इंटेंशन हो, लेकिन ये तो पता नहीं था। देखा लेने के बाद तो पता चला कि ये तो वही सिक्का है जो मेरे से किसी ने चुरा लिया था। तो अपने ही संपत्ति का कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी तक ये पहला ही पॉइंट था। दूसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति होना चाहिए। 221 बढ़ा दिया है, एक्सपेंड कर दिया डेफिनेशन को। अब चल संपत्ति में कार्पोरियल और इनकार्पोरियल, मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्ति आ जाता है, क्योंकि कार्पोरियल वर्ड को 221 से हटा दिया गया। There is no theft of wild animals, birds or fish at large. इन तीन चीजों का चोरी नहीं हो सकता। जंगली जानवरों का चोरी नहीं हो सकता, चिड़िया का चोरी नहीं हो सकता। फिश एट लार्ज का मतलब है कि वैसा फिश जिसका कोई ऑनर नहीं है। जैसे किसी ने अपने घर पे तालाब बनवाया हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी का, उसमें मछली पाला हुआ है, वो मछली अगर चोरा ले लेंगे तो चोरी हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी है सारा। लेकिन अगर किसी ओपन ड्रेनेज में, किसी रिवर में जो किसी के ओनरशिप में नहीं है, वहां से मछली अगर पकड़ते हैं, लेते हैं, तो वो चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ना, रिमूवल फ्रॉम पोजीशन ऑफ अदर पर्सन। किसी के कब्जे में हो और उसको रिमूव करा जाए तभी तो चोरी का अपराध होगा ना। अगर किसी के कब्जे में है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी, रेशनलियस है, ऑनरलेस प्रॉपर्टी है, तब तो चोरी का अपराध होगा नहीं। तो एनिमल्स का, बर्ड्स का या फिश एट लार्ज, रेशनलियस फिश का, इसका चोरी नहीं हो सकता। बट देयर इज अ थेफ्ट ऑफ टेम्ड एनिमल, पालतू जानवरों का चोरी कर लें तो वो किसी के कब्जे में है, वहां चोरी का अपराध हो जाएगा। एनिमल डेडिकेटेड टू आइडल्स, कभी कभी क्या करते हैं, मूर्ति को, मंदिरों को भी एनिमल डेडिकेट कर दिया जाता है, उसकी चोरी भी हो सकती है। और फिशेस इन इनक्लोज्ड टैंक, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर कोई फिश अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी का, किसी के पोजीशन में है, उसका चोरी हो सकता है। इन केस ऑफ हैंड्स, a person who obtains cigarette from an automatic box by inserting a false coin is guilty of theft. चोरी को वहां पर इंग्लिश लॉ में लार्सेनी भी कहा जाता है। तो ये हैंड्स का केस एक्चुअल में इंग्लिश केस है 1887 का। इसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट निकालता है, और वहां क्या है ना, अंग्रेज लोग पहले से टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहा है, नहीं तो दुकानदार से मांगना नहीं है सिगरेट, अपना वो डब्बा में रखा है, सिक्का डालिए, उधर से सिगरेट फेंकेगा, धुआं उड़ाते चल दीजिए, है ना। क्या क्या है उसमें जाली सिक्का डाल जाली सिक्का डाला। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है ना।
तो चोरी का सारा एलिमेंट है। अब आइए इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे आना है। देयर कैन बी थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक एक्ट बना हुआ है 1910 का। Now it is not a movable property within the meaning of section 303 BNS। ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना, इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन इसको क्या क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 1910 का, यहाँ पर उसको डीम्ड मूवेबल प्रॉपर्टी मान लिया है चोरी को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को। तो डीम कर दिया तो इसका मतलब है कि अब उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का सारा प्रॉपर्टी उसमें उपलब्ध हो गया है। तो अब वो उसको कंसीडर करा जाता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और इसलिए उसका भी चोरी हो सकता है। Yet by a legal fiction created by Electricity Act, such an act shall be deemed to be an offense of theft। है ना, लीगल फिक्शन में मान लिया कि बिजली क्या है, बिजली चल संपत्ति है। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लेजिस्लेचर ने मान लिया था। इसी पर्पस से केवल, और किसी पर्पस से मत समझना, चोरी के पर्पस से इलेक्ट्रिसिटी को मूवेबल कंसीडर कर लिया जाता है क्योंकि लीगल फिक्शन में मान लिया इसको। Slowing down meter intentionally with the dishonest purpose of avoiding electric charge also amounts to theft। है ना, कई बार स्कीम लगा के क्या करते हैं हम लोग, मीटर को स्लो डाउन कर देते हैं, नहीं, और अगर पकड़े गए तो ये स्लो डाउन करने का भी मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेज है वो नहीं देना पड़े, उसका बेईमानी कर ले। तो सारा एलिमेंट यहाँ पर चोरी का उपलब्ध हो जाता है, वो भी थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। भैयालाल वर्सेस वाटर व्हेन कन्वेड इन पाइप्स इरिगेशन कैनाल्स कैन बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। पाइप से अगर, पाइपलाइन से अगर पानी अगर आता है उसका कोई चोरी कर लेता है, नहरों से अगर कोई चोरी कर लेता है तो नहर पर सरकार क्या करती है ना, जब नहर बनाती है और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करती है तो सरकार टैक्स लेती है, नहीं? तो किसके पोजीशन में है वो पानी? वो पानी है सरकार के पोजीशन में। सरकार से बिना पूछे हुए, बिना कॉन्सेंट के, डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो ये है कि टैक्स ना पे करना पड़े, है? अगर ले लेते हैं नहर का पानी तो चोरी हो जाता है ना। बट नॉट वाटर रनिंग फ्रीली फ्रॉम अ ओपन चैनल, नदी से या खुले में जो किसी के कब्जे में नहीं है जो पानी, वो लेते हैं तो चोरी का ऑफेंस नहीं बनेगा। भैयालाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1993। The Supreme Court held that the act of cutting off trees standing on government land amounts to theft। सरकार की जमीन पर अगर पेड़ काटते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो चोरी का अपराध हो जाएगा। पेड़ जब तक जमीन में लगा हुआ है तब तक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे ही काटते हैं कट करे उसी समय वो हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो सरकारी जमीन पर पेड़ काटना वो भी चोरी का अपराध बन जाएगा। लगता है इसीलिए पेड़ 2 दिन तक नहीं हटाया था, डर से कोई नहीं। ह्यूमन बॉडी वेदर लिविंग और डेड, जीवित हो या मृत, इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। ह्यूमन बॉडी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बॉडीज और पोर्शंस और मम्मीज इन म्यूजियम। म्यूजियम में अगर मम्मी बना करके रख दिया गया है ना। एंड इन रिसर्च एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे डेड बॉडी को ले जाया जाता है मेडिकल कॉलेजेस में उसका स्टडी करने के लिए, तब वो क्या बन जाता है, तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। अदरवाइज लिविंग या डेड ह्यूमन बॉडी वो मूवेबल कंसीडर नहीं करा जाता। आइडोल इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूर्ति की चोरी होती है ना, तो आइडोल भी मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड कैन बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। स्टैंडिंग टिम्बर बीइंग एम्बेडेड इन द अर्थ इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। खरा कास्ट जो अभी भी जमीन में लगा हुआ है
वो भी अचल संपत्ति है, बट द मोमेंट इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ। जैसे ही पेड़ को काटते ही वो चल संपत्ति बन जाता है, तब चोरी उसका हो सकता है। तीसरा पॉइंट, टेकिंग आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अनदर। थेफ्ट इज the dishonest removal and taking of movable property out of the possession of any person and not out of the possession of the owner। यहाँ जो कब्जे से हटाना है वो ऑनर के कब्जे से नहीं हटाना है, पोजेसर के कब्जे से हटाना है। जो कब्जाधारी है उसके कभी ये तो दोनों साथ भी तो हो सकता है ना, जो ओनर है उसी के पास कब्जा, जनरल तो यही होता है, जो ओनर होता है उसी के पास संपत्ति का कब्जा होता है। लेकिन थेफ्ट के ऑफेंस के लिए ऑनर के पोजीशन से हटाया जाना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, पोजेसर के, जो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है उसके पोजीशन से हटाया जाना जरूरी है। he may be owner of that property or he may not be so। नहीं, ऑनर होना उसका जरूरी भी नहीं, जरूरी बात है कि उसके कब्जे में होना चाहिए संपत्ति। Thus theft is an offense against possession and not against ownership। कब्जे के खिलाफ अपराध है ये, स्वामित्व के खिलाफ ये अपराध नहीं है, इसलिए ओनरशिप यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है ना। ठीक है। Removing ornaments or any property from a dead person cannot be taking property out of possession of a person and thus not theft, and also in the case of picking up the lost property is not theft, but in both the case it is a criminal misappropriation। कोई आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसके हाथ में घड़ी है, उसके पास ज्वेलरी है, पैसे हैं, जो भी है, वो जब हटाते हैं डेड उसके बॉडी से, तो ये थेफ्ट का ऑफेंस नहीं बनाता। नहीं, क्यों नहीं बनाता? जब डेड बॉडी से ही ले रहे हैं तो वो तो किसी के कब्जे में नहीं है, कब्जे से रिमूवल हुआ नहीं, बाकी तो सारा एलिमेंट है भी, बाकी सारा एलिमेंट होने से भी नहीं होगा, क्योंकि किसी ना किसी के कब्जे से संपत्ति को हटाया जाना चाहिए, इसलिए थेफ्ट तो नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा। डेड बॉडी के से अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर ले लिया और तो वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध हो सकता है, चोरी का अपराध नहीं हो सकता। इसी तरह लॉस्ट प्रॉपर्टी के संबंध में भी, खोया हुआ संपत्ति आपको मिल जाता है कहीं पर भी, तो वो चोरी का अपराध नहीं बनेगा, लेकिन क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का ऑफेंस हो सकता है। और दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? इन केस ऑफ थेफ्ट the intention is dishonest from the very beginning. In case of criminal misappropriation, dishonest intention arises after taking the property, after taking possession of the property। संपत्ति ले लिया, बाद में उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होता है। चोरी के अपराध में इंटेंशन शुरू से ही डिसऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। अब जैसे लॉस्ट प्रॉपर्टी अगर मिल जाता है आपको, नहीं, तो लॉ क्या करता है? एक ड्यूटी इंपोज करता है आपके ऊपर, नहीं। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि वो प्रॉपर्टी आप पता करिए कि वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है ना। और अगर तब भी आपको पता नहीं चलता है तो तब वो प्रॉपर्टी आप अपने पास रख ले सकते हैं, तब कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर बिना अता पता किए चुपचाप रख लिए आपने पास और तब अगर पता चलता तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए आप लायबल हो जाएंगे, चोरी के लिए लायबल नहीं है ना। क्योंकि जिस समय खोया हुआ संपत्ति किसी को मिलता है उस समय उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नॉर्मली नहीं रहता है। A lost his watch a year ago on a journey, है ना। एक घड़ी खो गया एक जर्नी में 1 साल पहले,
and has never heard of it since then, और उसको कुछ पता नहीं चला वो पिछले 1 साल से. A year later he saw his watch in the hands of B. 1 साल के बाद उसने देखा कि घड़ी B के हाथ में है. B is not guilty of theft. B चोरी के लिए लाइबल नहीं है. ठीक है. हायर परचेज के केस में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हायर परचेज समझते हैं? हाँ, क्या बोले? एक क्लेम करेगा, एक का होगा. ये कहता है ना कि जर्नी में खो गया था, तो थोड़ी ना अभी क्या लॉस्ट चीज मिला है, खोया हुआ चीज मिला है ना उसको. तभी हम क्या बताएं कि जब खोया हुआ चीज किसी को मिलता है ना, तो चोरी का अपराध एटलीस्ट तो नहीं ही होता है. होगा तो क्या होगा? होगा तो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का. वो भी कब होगा? वो भी तब होगा जब उसने ड्यू केयर से उसने अता पता करने का कोशिश किया कि इसका रियल ऑनर कौन है, और नहीं मिला तो फिर उसने रख लिया प्रॉपर्टी अपने पास. इसका भी केस वही है. तो थेफ्ट के लिए तो एटलीस्ट लायबल नहीं होगा ना, क्योंकि ये लॉस्ट गुड्स है. लॉस्ट गुड्स के केस में चोरी का अपराध नहीं बनता है. ये ध्यान रखना है. वही इसलिए तो वो पॉइंट अभी हम लोग एज किए. हायर परचेज एग्रीमेंट. हायर परचेज एग्रीमेंट पढ़े हैं आप लोग? प्राइवेट कंपनियां जब फाइनेंशियल कंपनी जब फाइनेंस करती है ना गाड़ी वगैरह को, तो वो गाड़ी क्या वो किस कंडीशन पर वो फाइनेंस करती है? वो इस कंडीशन पर फाइनेंस करती है कि उसका जो इंस्टॉलमेंट बनता है किस्त, वो किस्त वो उसको देता रहेगा. पोजीशन तो उसको मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन जो होता है उस गाड़ी का, वो कंपनी के पास ही रहता है. हाँ, एक्चुअल पोजीशन भी और ओनरशिप भी वो रहता है गाड़ी फाइनेंशियल कंपनी के पास. वो उसको केवल कंस्ट्रक्टिव पोजीशन एक तरह से उसको वो दे देता है. उसको ऑनरशिप कब मिलेगा उस प्रॉपर्टी के ऊपर? जब वो अंतिम इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, है ना. ये हायर परचेज. देयर वाज अ हायर परचेज एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ व्हीकल. एक गाड़ी में हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था. द कस्टडी ऑफ व्हीकल वाज हैंडेड ओवर टू द हायरर. किराया पर लेने वाले को उसका कस्टडी दे दिया गया. पोजीशन वर्ड इसलिए यूज नहीं किया है. The financier was to continue as the owner till the last installment, है ना. अंतिम किस्त तक वो उसका ऑनर रहेगा उस व्हीकल का. केवल कस्टडी या पोजीशन दिया है उसको. The financier took back the vehicle for default in payment in accordance with the agreement. एग्रीमेंट में था कि अगर फेल करोगे तो ये इसका पोजीशन हम रिगेन कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे. It was held that this did not amount to theft since there was no dishonest intention. सब कुछ तो है, लेकिन इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है. वो तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली उसने अपना काम किया है. वो फेल कर गया पे करने में और उसने उसका पोजीशन ले लिया. चौथी बात, टेकिंग विदाउट कॉन्सेंट. इसका एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा है. टेकिंग आउट ऑफ पोजीशन ऑफ अदर. कौन सा है? एम है कि जी? नहीं, इसका तीसरे वाले का जी है ना. A finds a ring lying on the high road, taking possession of another person. A finds a ring lying on the high road. रोड के ऊपर A को एक अंगूठी मिल जाता है. Not in possession of any person. किसी के भी कब्जे में नहीं है, लॉस्ट है वो. A by taking it commits no theft. अगर वो उसको उठा लेता है, रख लेता है, वो चोरी का अपराध नहीं करता है. Now he may commit criminal misappropriation of property. May commit का इसलिए वो लिखा है ये कि अगर वो बिना इंक्वायरी या सर्च किए हुए कि इसका रियल ऑनर कौन है, अपने यूज में ले आता है, अपने पास रख लेता है, तब वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए लायबल हो जाएगा.
और अगर सब कुछ कर लिया, सर्च और इंक्वायरी कर लिया और तब भी पता नहीं चला, रख लिया, तो फिर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के लिए भी लायबल नहीं होगा, है ना। इसलिए कहा कि ये जो रिंग मिला है उसको रोड पर, वो किसी के पोजीशन में नहीं है, लॉस्ट रिंग है, वो मिल गया तो कम से कम थेफ्ट का तो ऑफेंस उसने नहीं किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो सकता है। टेकिंग विदाउट कॉन्सेंट, इसमें एम और एन है। इन ऑर्डर टू constitute theft, the property must have been taken without the consent of person in possession. जिसके भी कब्जे में है उसके सहमति के बिना लिया जाना है प्रॉपर्टी को। In the case of हनुमंता 1877, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, where wood was removed from a forest without payment of the necessary fees. लकड़ी को जंगल से हटाया गया लेकिन बिना फीस पे किए हुए हटाया गया। Even though with the consent of the forest inspector would amount to theft, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से कॉन्सेंट ले भी लिया तो भी ये चोरी का अपराध हो जाएगा, because the inspector was a government servant and possession of wood by him was possession of the government, है ना। इंस्पेक्टर का जो कब्जा दिख रहा है एक्चुअल में वो उसका कब्जा नहीं है, वो तो सरकार का कब्जा है। एंड thus his consent was unauthorized or fraudulent. उसकी अपनी तो प्रॉपर्टी है नहीं ना, उसके कब्जे में भी नहीं है, वो तो रखवाली के लिए उसको बन रखा है वहां पर, है ना, इंस्पेक्शन के लिए रखा है ऑब्वियसली, तो वो कैसे कॉन्सेंट दे सकता है। और अगर कॉन्सेंट देता भी है तो ये कॉन्सेंट अनऑथोराइज्ड कॉन्सेंट है ना। फी पे कर देता और तब लेकर के जाता तो तब फिर ठीक था, तब तो उसने प्रॉपर मैनर में वो ले गया। 5वां पॉइंट, मूविंग प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। अच्छा, इसमें एम और एन था ना, इसको देख लेते हैं। एम कहता है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ जेड, ए का दोस्ती है जेड के साथ, गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी इन जेड्स एब्सेंस, जेड की लाइब्रेरी में उसके अनुपस्थिति में जाता है, एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पस मियरली ऑफ रीडिंग इट, और एक किताब ले लेता है बिना जेड के कंसेंट के, और पर्पस क्या है उसका, किस पर्पस से लेता है, पढ़ने के पर्पस से लेता है, एंड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, ऐसे उसका ये भी है कि इसको वापस कर दिया जाएगा। हियर it is probable that A may have conceived that he had Jed's implied consent to use Jed's book. ये भी हो सकता है कि जेड का implied consent हो कि दोस्त ही तो है, पढ़ेगा ही तो किताब को, थोड़ी ना ले जाएगा, खा जाएगा, तो उसको हो सकता है कि implied consent हो। If this was A's impression, A had no committed theft. अब अगर उसको लगता है कि इम्प्लाइड कॉन्सेंट है जेड का कि ले जा सकता है बुक पढ़ने के लिए, तो चोरी का अपराध नहीं किया है। ले भी किस लिए जा रहा है, वो पढ़ने के लिए ले जा रहा है और फिर उसको वापस कर देगा, है ना, तो उससे भी लगता है कि इसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं। एंड कहता है ए आस्क्स चैरिटी फ्रॉम जेड्स वाइफ, ए जेड के वाइफ को कहता है कि कुछ डोनेशन करने, कुछ चैरिटी करने के लिए। सी गिव्स ए मनी फूड एंड क्लॉथ्स, है ना, वो देती है उसको रुपये, पैसे, खाने के सामान और कपड़े। which A knows to belong to जेड हर हस्बैंड, जिसके बारे में ए जानता है ये उसके पति का है, ये उसका नहीं है। Here it is probable that A may conceive that Jed's wife is authorized to give away alms. कहता है कि उसका ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो सकती है कि जेड ने अपने वाइफ को ऑथोराइज कर रखा हो दान वान करने के लिए,
If this was A's impression, A has not committed theft. तब A ने थेफ्ट नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा इंप्रेशन उसका नहीं है, वो जानता है कि ये प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड का है और तब ले लेता है, अदरवाइज कोई इंप्रेशन नहीं है उसका, अदरवाइज कोई बिलीफ नहीं है, तो फिर वो थेफ्ट के लिए भी लायबल हो जाएगा, क्योंकि सारा कंडीशन, वो जो पांचों कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा है। अरे वाइफ का नहीं है और तब अगर वाइफ दे देती है प्रॉपर्टी, तो वो जो कॉन्सेंट देती भी है तो अनऑथोराइज कॉन्सेंट है ना, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर के केस में था, है ना। गवर्नमेंट ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, पोजीशन गवर्नमेंट के पास है, इंस्पेक्टर का कॉन्सेंट देने से भी वो कॉन्सेंट वैलिड कॉन्सेंट नहीं है, विदाउट कॉन्सेंट हो जाएगा। Moving property in order to such taking. The offense of theft is complete when the property is moved in order to such taking, even though it is not carried away or it is not in possession of the accused. ये ध्यान रखना है। चोरी के अपराध के लिए स्टोलन प्रॉपर्टी को केवल हटाया जाना जरूरी है, चोर उसको अपने साथ लेकर के चला जाए ये जरूरी नहीं है, या उस प्रॉपर्टी का थीफ के पोजीशन में होना, चोर के कब्जे में होना भी जरूरी नहीं है। जहां पर वो प्रॉपर्टी था उससे अगर थोड़ा भी मूव किया तो चोरी का अपराध कंप्लीट हो जाता है। A at a railway station inserts counterfeit coins into an automatic machine and causes it to eject railway tickets which was used by A and his friends B, C and D. ऑटोमेटिक टिकट मशीन होता है, उसमें आप सिक्के डालेंगे, आपको टिकट वो दे देगा। तो उसने जो सिक्का डाला वो कैसा सिक्का था, वो काउंटरफिट कॉइन था, है ना, कूटकृत सिक्का, जाली सिक्का। टिकट दे दिया, ए भी सफर किया उस पर और उसके साथ साथ उसका 3 दोस्त भी एंजॉय किया, बी, सी और डी। ए वुड बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट, चोरी का सारा एलिमेंट है यहाँ पर। जब जाली सिक्का डाला है तो इंटेंशन डिसऑनेस्ट है ही, because he has dishonestly extracted ticket worth money value from a machine which was in the possession of railway, and B, C and D would be liable under 317 clause 2 for receiving stolen property. चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए लाइबल होगा, ये भी एक अपराध हो जाता है। ये जानते हुए कि ये चोरी का प्रॉपर्टी है, अगर कोई उसको प्राप्त करता है वो भी ऑफेंडर हो जाता है? नहीं जान रहे हैं और तब अगर आपके पास चोरी का प्रॉपर्टी आया है तो आप बच सकते हैं, लेकिन जानते हुए अगर चोरी का प्रॉपर्टी लेते हैं या खरीदते हैं, रिसीव करते हैं तो लायबल हो जाता है। क्या हाँ हाँ, दोनों एक ही, वो भी तो ऑटोमेटिक मशीन। तो ये भी तो टिकट क्या है, तो वैल्यू उसका तो कोई ना कोई वैल्यू होता है, टिकट का तो मॉनेटरी वैल्यू होता है ना, एज गुड एज मनी हो जाता है वो, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो ही गया। दोनों तो मूवेबल ही है। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो है एच में। एच देखिए क्या कहता है, ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन द टेबल ऑफ जेड्स हाउस। ए क्या देखता है, ए को देखता है कि जेड के घर में, जेड के टेबल पर एक अंगूठी रखा है। Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detention, A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here, A at the time of first moving commits theft. क्या करता है,
जेड के घर जाता है घूमने, देखता है उसके टेबल पे रिंग रखा है, रिंग को वो अपने साथ नहीं ले जाता है, इस डर से अपने पास नहीं रखता है कि अगर अभी का अभी पता चल गया और अगर कहीं सर्च हो गया तो हम तो पकड़े चले जाएंगे। तो वो इस पर्पस से क्या करता है, उस रिंग को उसी के घर में कहीं पर छिपा देता है, और ये समझ करके कि जब लोग भूल जाएंगे अंगूठी के बारे में तब फिर किसी दिन आएंगे, वहां से निकालेंगे और उसको लेके चले जाएंगे, है ना। तो कब चोरी किया, पहली बार या दूसरी बार ले जा रहा था? पहली बार पहली ही बार नहीं, क्योंकि जब पहली बार वो हटा रहा है उसको, वहीं पर जब चेक करेंगे ना तो ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट दिख जाएगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, रिमूवल फ्रॉम पोजीशन ऑफ अदर पर्सन जेड है, विदाउट कॉन्सेंट है, और मूविंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वहां से तो हटाया ना, टेबल से हटा के, भले ही उसी के घर में रखा है, वहां से हटा देना ही वो काफी हो जाता है चोरी के अपराध के लिए, है ना। ये तो हम लोग लेमेंस लैंग्वेज में समझते हैं कि चोरी में चोरी का संपत्ति चोर लेके जाएगा या उसके पास मिलेगा तो ही चोरी होगा, है। लॉ का तो अपना ही तरीका होता है। जॉइंट पोजीशन के केस में, where there are several joint owners in joint possession of any one of them dishonestly takes exclusive possession, he would be guilty of theft. अगर संयुक्त स्वामित्व है किसी प्रॉपर्टी का और उसमें से कोई एक को ऑनर क्या करता है, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पोजीशन ले लेता है उसका, तो फिर चोरी हो जाएगा। सिमिलरली इफ अ को पार्टनर्स, सहदायकी समझते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में सहदायकी होता है, को पार्टनर नहीं, हाँ को पार्टनर भी कह सकते हैं उसको, को पार्टनर ही होता है, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली का जो जॉइंट प्रॉपर्टी होता है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें उस फैमिली में जो बॉर्न होता है, पहले तो केवल बेटे को मिलता था, बॉर्न होते ही वो को पार्टनर हो जाता था, अब डॉटर भी को पार्टनर हो जाती है 2006 के अमेंडमेंट के बाद, नहीं। तो ये को पार्टनर के केस में कहता है कि इफ अ को पार्टनर डिसऑनेस्टली टेक्स शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर को पार्टनर इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। यहाँ पर भी को ऑनर वाला ही कॉन्सेप्ट है, डिसऑनेस्टली अगर दूसरे सहदायकी का शेयर अगर ले लेता है वो भी चोरी का ही अपराध हो जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ का केस, there is no presumption of law that husband and wife constitute one person in India for the purpose of criminal law. इंग्लैंड में पहले दोनों को एक ही पर्सनालिटी समझा जाता था, वहां भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। तो क्रिमिनल लॉ में वाइफ और हस्बैंड को सेपरेट इंडिविजुअल उसको माना जाता है, उसको एक पर्सनालिटी नहीं माना जाता, इंडिया में कम से कम। Thus, if the wife removes her husband's property from his house with dishonest intention, she is guilty of theft. हस्बैंड के प्रॉपर्टी को भी अगर वाइफ उसके कॉन्सेंट के बिना हटाती है, इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है, सारा एसेंशियल फुलफिल हो जाता है 303 का, तो वाइफ भी हस्बैंड के प्रॉपर्टी के चोरी के लिए लायबल हो सकती है। सिमिलरली a husband can be convicted if he steals his wife's स्त्री धन, है ना। पहले तो वाइफ का ले दे करके एक ही धन होता था, स्त्री धन, अब ऐसा नहीं है, अब तो हर धन में उसका शेयर है ना। तो ये उस जमाने की बात ये है कि अगर स्त्री धन है किसी वाइफ का और हस्बैंड वो उसके बिना कॉन्सेंट के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले लिया, तो हस्बैंड भी वाइफ के प्रॉपर्टी के चोरी के लिए लायबल हो सकता है ना। दोनों एक ही पर्सनालिटी अगर हो जाता तब तो दोनों का ज्वाइंट पोजीशन होता, तो तब फिर चोरी का ऑफेंस नहीं भी हो सकता था, लेकिन ऐसा केस अब नहीं। टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट, है ना। ये इस पे दो केस बड़ा, एक केस तो के एन मेहरा वाला अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, है ना। के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
एक दूसरा केस भी है, प्यारे लाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। It is not necessary that the taking should be of a permanent character. थोड़े समय के लिए भी अगर प्रॉपर्टी को हटाया जाता है और सारा एसेंशियल्स अगर फुलफिल होता है तो चोरी का अपराध हो जाता है। और that the accused should have derived any profit. ये भी जरूरी नहीं है चोरी के अपराध के लिए कि उसको कोई ना कोई लाभ मिला हो। लाभ ना भी मिला हो अगर ना एक्यूज्ड को, तो भी चोरी का अपराध हो जा सकता है। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1957। इस केस में इसने किया क्या था ना, ये जो के.एन. मेहरा है ये पायलट था, है ना। इसने राजस्थान सरकार का कोई हवाई जहाज रहा होगा, वो हवाई जहाज बिना पूछे बिना किसी से परमिशन लिए उड़ा के लेके पाकिस्तान चला गया और फिर वहां से वापस भी आया, वापस आकर के वहीं पर लगा भी दिया। अब तो सवाल यही था कि कौन सा ऑफेंस किया उसने, है ना। तो जब सब कुछ एनालिसिस करा गया तो पता चला कि इसमें चोरी का सारा एलिमेंट मौजूद है ना। रिमूवल भी है, विदाउट कंसेंट भी है, डिसऑनेस्ट इंटेंट, भले ही टेम्पररी पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि जहाज लेकर के हमेशा के लिए भाग गया, है ना, थोड़े ही समय के लिए लेकर के गया लेकिन चोरी का अपराध हो गया। प्यारेलाल भार्गवा का केस है। इंटेंशन ही ना ड्रॉ करा जाता है, वही तो देखिए वहां पर इंटेंशन, अगर वही तो बताया कि अगर उसका इंप्रेशन या बिलीफ ये है कि उसके दोस्त का इम्प्लाइड कंसेंट है कि ये बुक ले जा सकता है पढ़ने के लिए, अगर ऐसा इंप्रेशन है तब चोरी नहीं किया, इस जो लिखा हुआ है वहां पर। और अगर इंटेंशन डिसऑनेस्ट है और तब बुक ले गया है तो चोरी के लिए हो ही जाएगा। तो अब सब कुछ तो डिपेंड कर रहा है इंटेंशन के ऊपर। हाँ नहीं केवल उतना ही नहीं है, वहाँ उसका इंप्रेशन ये है, उसको ये बिलीफ है कि उसके दोस्त की तरफ से उसको इम्प्लाइड कॉन्सेंट है कि लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए बुक ले जा सकता है, इसलिए वो वहां पर बच गया, है ना। यहाँ पर और वो बुक है और ये हवाई जहाज भी है, तो इंटेंशन तो इससे भी ड्रॉ करा जाएगा ना। हाँ यहाँ इंटेंशन डिसऑनेस्ट है। हाँ टेम्पररी पीरियड के लिए है, फिर से वापस कर दिया, ये बात तो उसी बात को तो क्लेरिफाई किया। ये जो मूविंग या टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ये परमानेंटली इसको लिया जाना जरूरी नहीं है, ये टेम्पररी। नहीं बिल्कुल नहीं। जैसे सर ये तो सर क्या है, मेरा नहीं होता है, जैसे रानी प्रताप की फाइल है, बिहार सरकार नॉलेज अच्छा कर सकते हैं लेकिन गए कहीं से उसको वापस पहुंचा दें, तो ये माना जा सकता है कि सरकार हमको तो कंसेंट मिल जाएगा ना। सरकार का कंसेंट मिल ही जाएगा, इसका क्या मतलब है? सरकार बाबूजी का सरकार है, सरकार तो अपने प्रोसीजर से रूल से चलती है ना। प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अ टेम्पररी रिमूवल ऑफ एन ऑफिस फाइल, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी रिमूवल ऑफ एन ऑफिस फाइल टू हिज हाउस एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू अ प्राइवेट पर्सन, देन रिटर्न इट टू द ऑफिस आफ्टर 2 days। फाइल ले आया ऑफिस से, 1 या 2 दिन अपने पास रखा घर पर, किसी प्राइवेट पर्सन को वो फाइल दिखाया भी और 2 दिन के बाद वापस ले जा करके फाइल को वहीं रख दिया जहां से वो ऑफिस से लिया था। यहाँ भी सवाल था कि कौन सा ऑफेंस किया, है ना। टेम्पररी पीरियड के लिए ही किया है, लेकिन इंटेंशन तो क्लियरली डिसऑनेस्ट दिख रहा है क्योंकि उसने उसको किसी दूसरे व्यक्ति प्राइवेट पर्सन को भी दिखाया है ना। तो भले ही टेम्पररी पीरियड के लिए है लेकिन वो थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएगा। ये 2 केस आप याद रख सकते हैं, के.एन. मेहरा और प्यारेलाल भार्गवा। पोजेशन एंड कस्टडी, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है।
A man is नोट्स में नहीं है सर, है नहीं है, यहाँ तक है नहीं सर, क्या मेरा? नहीं बस हस्बैंड एंड वाइफ, अच्छा वहीं तक है। उसमें भी पूरा नीचे तक नहीं है, बस डिसऑनेस्ट इंटेंशन सी एज, उसके बाद नहीं है सर। तब लगता है ये पेज ही नहीं होगा 278 आपको। अच्छा भिजवा देते हैं। हाँ सर, नहीं है सर। अब आप लोग को है ना, चलिए बनाने में थोड़ा बहुत किया होगा मिस्टेक। A man is said to be in possession of a thing when he can deal with it as the honor to the exclusion of others। ये एक्चुअल में पोजीशन का ये जूरिस्प्रूडेंस है। ये नहीं क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में कब कहा जाता है, जब उस प्रॉपर्टी को वो ऑनर की तरह उस प्रॉपर्टी को ट्रीट कर सकता है, तो तब कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में है ना। टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, दूसरा कोई भी पर्सन है ऑनर को छोड़ करके, उससे वो बेहतर वो पोजीशन में है उस प्रॉपर्टी के साथ डील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, तब कहते हैं कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में। A property is in custody when he cannot deal with it as the owner, but merely keeps it for the sake of another, as in the case of a servant holding property for his master। लेकिन जब कस्टडी कहते हैं प्रॉपर्टी का, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो केवल वो ऑनर की तरह उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रीट नहीं कर सकता है, डील नहीं कर सकता। वो केवल क्या कर सकता है, ऑनर के बदले में, बिहाफ में उस प्रॉपर्टी को वो अपने पास रखे रहता है ना। पोजीशन भी किसका कहलाता है? जैसे नौकर के पोजीशन में अगर प्रॉपर्टी है तो एक्चुअल पोजीशन किसका है? ऑनर का है। नौकर तो केवल क्या कर रखा है, केवल उस प्रॉपर्टी को अपने मालिक के लिए रखा हुआ है अपने पास, है ना। तो कस्टडी और पोजीशन में अंतर समझ गए। इंस्पेक्टर का जो जंगल का जो लकड़ी है, वो इंस्पेक्टर का कस्टडी है या पोजीशन है? कस्टडी है सर। कस्टडी है ना। पोजीशन किसके पास है? सरकार के पास। वो केवल क्या कर रहा है, सरकार के प्रॉपर्टी को वो अपने देख रेख में वो उसको रखा हुआ है, बस इतना सा बात है। इसलिए उसको कस्टडी, वहां पर कस्टडी वर्ड यूज भी करा गया था। वो जो इंस्पेक्टर वाला केस हम लोग देखे थे, तो वहां कस्टडी वर्ड को यूज भी करा गया था, पोजीशन वर्ड यूज नहीं करा गया था, है ना। क्योंकि पोजीशन अगर एक्चुअल में उसके पास होता और कॉन्सेंट दे दिया रहता, तब तो थेफ्ट का ऑफेंस होता ही नहीं। इसलिए तो कहा कि कॉन्सेंट जो दिया है उसने, वो अनऑथोराइज्ड कॉन्सेंट है ना, क्योंकि पोजीशन उसके पास नहीं है, उसके पास तो केवल कस्टडी। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना, तब तो कई ऐसा नौकर हो सकता है जो मालिक के सारे प्रॉपर्टी को लेने का कॉन्सेंट दे देगा, किसी को ले लेगा। वो जो रेंजर है उसमें लायबिलिटी बनेगा सर। हाँ क्या? ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मेरा गांव, हाँ कभी किसी को अपॉइंट करता है, जगह किसी को काटना है, हाँ करता क्या है, जो धंधा हो गया तो 10-20-50 रुपए पर आदमी से लेके जाओ, काट के लेके आओ, मतलब दिन भर में 1000-1500 कमा लेता है। तो जो काट के चोरी के लिए सरकारी गाछ जंगल से जो खरीद लिया, वो इंस्पेक्टर या जो पर्यवेक्षक नहीं होता, उसकी क्या लाइबिलिटी? उसका तो लायबिलिटी है ही भाई, वो भी चोरी के लिए लायबल हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए, चोरी तो खत्म हो गया है ना। ठीक है, चोरी का कुछ इलस्ट्रेशन बच गया है, ब्रेक के बाद हम लोग करते हैं, है ना। इसका सारा इलस्ट्रेशन जब कर लीजिएगा ना, तो चोरी में कुछ भी नहीं बचेगा, सब हल कर सकते हैं आप। केवल यही पेज नहीं था या उसके बाद भी नहीं है, ये बताइए।
नहीं 278 सर, बस यही पेज नहीं है सर, वो 278 उसके बाद केवल है यही सर। नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ सर।